नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं आज आप लोग के लिए डोज टू मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का जो भी MCQ है और बेहतर तरीका से जो प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न हैं और जिस पर बिहार बोर्ड या अन्य किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हमें उम्मीद है कि आप लोग पहले कुछ समय के लिए आप लोग को दिया जाएगा टाइमिंग, जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और कमेंट बॉक्स में नंबर सहित उसका आंसर लिखना है, ठीक है। और चलिए चलते हैं हम लोग आज के क्लास में। और बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। बहुत ही कम सवाल आप लोग के सामने सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर आते हैं रात के 8 बजे, और रात के 8 बजे पर डेली आप लोग के लिए टेस्ट होता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सामने में यहाँ पर पहला प्रश्न है कि यदि a बराबर 3 -7 -4 और 3 है तो एडजॉइंट a का वैल्यू क्या होगा। आपको एडजॉइंट a निकालने के लिए सिखाया गया था। हम उम्मीद है कि आप लोग इन सारे प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। मैं वेट करता हूं कि कौन कौन सब इसका आंसर दे पाते हैं, और जल्दी से इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाया जा सकता है। विद इन सेकेंड में इन सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। आप लोग भी इनको क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत सारे सवाल समझ में आ रहा होगा और ये बन भी गया होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि दो कॉलम का अगर कोई मैट्रिक्स होता है तो उसका एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -7, यहाँ -4 एंड यहाँ पर क्या है 3 है। तो सबसे पहले जब इसका हम एडजॉइंट ए निकालते हैं तो क्या करना होता है, इसके मेन डायगोनल को चेंज करते हैं। इसका मेन डायगोनल क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसको चेंज होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये 3 का 3 और 3 का 3 ही रहेगा। और आप जानते हैं कि इसका सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है, वही रहता है, लेकिन इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे -4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा +4, और -7 है क्या हो जाएगा +7। तो आप देख पाएंगे कि एडजॉइंट ए इसका निकल के आ गया, ठीक है। तो एडजॉइंट ए बराबर 3 7 4 और 3 3 7 4 3 कहाँ पर दिख रहा है आपको, 3 7 4 3 ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होनी चाहिए कि के किस मान के लिए जो मैट्रिक्स ए है 3k 9 3 और k अव्युत्क्रमणीय यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो k का मान क्या होगा। आप लोग को मिलता है 10 से 15 सेकंड का समय, इसके कारण आप लोग इन सवालों को सॉल्व कर सकें और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकें। ये टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को इस टेस्ट में भाग लेनी चाहिए और खुद को चेक करना चाहिए कि हम इस चीज को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है कि बिहार बोर्ड से लेकर के अन्य किसी भी बोर्ड में आपको ये बहुत ही हेल्पफुल महसूस होगा। चलिए हम आपको बता दें कि इसका जब थ्योरी को देखे थे तो हमको पता है कि मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है AIJ। मैं थोड़ा सा इसका थ्योरी पर फोकस कर देता हूँ। यहाँ पर दो बातें निकल के आती है। अगर यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, और दो कंडीशन हो सकता है, एक तो 0 आ सकता है, एक 0 नहीं आ सकता है। अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ गया तो मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया तो इसको नॉन सिंगुलर कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो सवाल कहा जा रहा है कि के किस मान के लिए मैट्रिक्स ए जो है ये सिंगुलर है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं जब इसका ए का यानी कि 3k और 9, यहाँ 3 और यहाँ पर k हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। 0 क्यों दिया सर, क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है सिंगुलर, और सिंगुलर में हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट ए के वैल्यू 0 के बराबर करते हैं। अब हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। 3k को k से गुना करेंगे तो 3k स्क्वायर माइनस 9 को 3 से गुना करेंगे 9 3 27 बराबर क्या हो जाएगा 0। हम उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा और आप लोग भी बहुत अच्छा तरीका से इन सवालों को बनाए होंगे। ये -27 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो +27 बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से काटिए, 3 से 9 में 27। आप देख पाएंगे k स्क्वायर इक्वल टू 9, और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या निकल के आएगा मेरे पास। यहाँ पर हम उसको उठा के ले आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो k इक्वल टू +- 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। k का मान +- क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन
डी आपका सही आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको 2 नंबर का सवाल बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के सवाल अगर आपके सामने में दिखता है तो आप इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। 3 नंबर के सवाल बहुत ही बेस्ट सवाल है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है, आप लोग इन चीजों को देखिए। कह रहा है कि यदि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दिया हुआ है और जहां ए बी और बी ए दोनों परिभाषित है, तो मैट्रिक्स बी का जो है ऑर्डर वो संभवतः क्या हो सकता है। आप लोग इन सवालों को 30 सेकंड के अंतर्गत समय मिलता है, बनाइए इनको कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आइए समझते हैं इन सारे सवालों को। 3 के सवाल को जब हम देखते हैं तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास दिया हुआ है ए आई जे। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन। और सवाल कर रहा है कि ए बी और बी ए दोनों परिभाषित है। कहने का अर्थ हो गया, यहां पर समझिएगा कि ए से बी गुना कीजिए चाहे बी को ए से गुना कीजिए, दोनों के लिए क्या है, परिभाषित है। तो आपको पता होना चाहिए कि मान लेते हैं कि कोई दो मैट्रिक्स को हम गुना करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास दो कोई मैट्रिक्स है, यहाँ से ये दोनों को गुना करना है। यहाँ पर मान लेते हैं ए आई जे मेरे पास एक मैट्रिक्स है और बी आई जे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स अलग अलग प्राप्त है। यहाँ इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है और इसका ऑर्डर अगर n क्रॉस p है, तभी दोनों का गुना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पहले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के हम इसको क्या कर सकेंगे, मल्टीप्लाई कर सकेंगे, अन्यथा ये संभव नहीं होगा। और आपको ये भी पता है कि दोनों मैट्रिक्स को गुना करने के बाद एक नया मैट्रिक्स जो प्राप्त होगा, मान लेते हैं कि सी आई जे एक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ दोनों को गुना करने के बाद, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p के बराबर होगा। ये सारी बातें आप लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर सवाल कर रहा है कि b बराबर कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, है ना, इसका ऑर्डर क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। ताकि a को b से गुना करो तब पर भी पॉसिबल है, और b को a से गुना करो तब पर भी पॉसिबल है। तो आइए चेक करते हैं। अगर मान लेते हैं हम पहला ऑर्डर ले लेते हैं, यहाँ पर इस पहले ऑर्डर को चेक करते हैं कि m क्रॉस n, आप जानते हैं कि इसको अगर a को b के साथ हमको गुना करना होता तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम क्या है n, दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या है m। क्या कभी a को b से गुना कर पाएंगे? आंसर है कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहला मैट्रिक्स की रो की कॉलम की संख्या पहले मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो n है, नियम के अनुसार यहाँ n होनी चाहिए तब जाकर संभव होता, और यहाँ पर m है, इसलिए पहला ऑप्शन आपको कभी भी संभव नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी का, तो बी में चेक करते हैं। एक मिनट इसको हम हटा देते हैं। चलिए आ जाइए, देखते हैं हम लोग। अगर हम इसको हटाएं, इसको भी हटाना है हमको। चलिए अब देखिए, अगर मान लेते ऑप्शन नंबर बी का ले लेते हैं n क्रॉस m, तो n क्रॉस m ले लेंगे तो इसका कॉलम की संख्या n है, इसमें रो की संख्या n है, दोनों को आसानी तरीका से गुना किया जा सकता है, यानी कि ए बी तो पॉसिबल हो जाएगा, ए बी पॉसिबल है ना। चलिए अब चेक करते हैं बी ए पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखिए, जब हम बी ए निकालेंगे तो बी का जो कॉलम है वो क्या है, तो बी का कॉलम m है और ए का रो क्या है, m है। इसका मतलब है कि जब बी को गुना करेंगे तो बी को पहले लिखा जाए बी आई जे, और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ए को लिखेंगे ए आई जे, और दोनों का हम ऑर्डर लिख देते हैं। इसका ऑर्डर है n क्रॉस m और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। तो क्या दोनों का गुना संभव है? इसका कॉलम की संख्या m है, इसके रो की संख्या m है, दोनों का इसकी कॉलम इसका रो बराबर है, तो इसका मतलब बी ए भी संभव है गुना और ए भी संभव है गुना। तो इसका नंबर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो। बहुत आसानी तरीका से आप लोग को हम समझाए हैं, ठीक है। ये तो आपको थ्योरी में ही याद रखना है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में हम पढ़ाए थे, और जैसा कि आपको पता है कि पहले आप लोग इनका आंसर दीजिए। आप तो इसको देखते मात्र आंसर दे दिए होंगे, हमें उम्मीद लग रहा है। चलिए, आपको मैंने 3-4 प्रॉपर्टी बताया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मैंने आपको 3-4 प्रॉपर्टी बताया था।
पहला प्रॉपर्टी बताया था, मान लेते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो वो ए के बराबर होता है। क्या ये प्रॉपर्टी इसमें दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ए पर ट्रांसपोज, ट्रांसपोज पर ट्रांसपोज बराबर ए, इसका मतलब ये तो सही है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था कि ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि बी भी क्या है? सही आंसर है। तीसरा प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया था ए इंटू बी का ट्रांसपोज, और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये भी देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा? ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो इनमें से सही क्या हो जाएगा? सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चारों का चारों, तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, 5 में। अब देखिए जरा सा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है, ठीक है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा? मैंने आपको इसका थ्योरम भी सिद्ध कराया था। यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी क्या होगा? तो सममित आव्यूह होगा। मैंने कहा था यहाँ अगर प्लस रहेगा तो सममित, अगर यहाँ माइनस होता तो विषम सममित। ठीक है, इस सवाल से आपको गलती नहीं करना है। 6 का सवाल देखिए। सवाल है यदि ए बराबर इतना, तो ए पर पावर 24 87 का मान क्या होगा? इस बार बिहार बोर्ड जो है इन सवालों को पूछा था, थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस में कर दिया था, तो आप लोग को भी हम कुछ बताने वाले हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहले तो आप इसका आंसर दीजिए। चलिए बताते हैं आप लोग को हम। मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो इस प्रकार से दिया हुआ है। यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, ये याद रखिएगा, ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। 0 1 1 एंड 0। तो अगर यहाँ पर पावर 1 है, यानी कि ऑड है, अगर हम ए स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा सेम संख्या से। इसको 1 लिखेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, और सेम यहाँ लिखते हैं 0 1 1 एंड 0। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार की बातें आएगी। पहला रो को पहला कॉलम के साथ, तो 0 को 1 से गुना करोगे 0, प्लस 1 को 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से पहला रो को पहला कॉलम के साथ करो, 0 को किसके साथ? 1 के साथ, तो यहाँ पर 0 प्लस 1 को 0 को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ करो, तो 1 को 0 से गुना करोगे तो ऑलरेडी यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 को अगर 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। पहला रो को पहला कॉलम के साथ करो तो दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ, तो 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, और 0 को 0 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ? इस प्रकार हमें यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अगर हम ए क्यू निकालें, यानी कि पावर कितना है यहाँ पर? 3, तो ए क्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? ए से। और जब आप ए स्क्वायर को, यानी कि इसको यूनिट मैट्रिक्स को, यानी कि 1 0 0 1, इसको अगर आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 0 1 1 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको एक चीज बहुत पहले से पता है कि यूनिट मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। कहने का मेरा यह तात्पर्य है, ये भी 0 1, यहाँ 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप इन श्रृंखलाओं को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या देखेंगे? इन चीजों को थोड़ा सा गौर कीजिए और याद रख लीजिएगा। इस बार बिहार बोर्ड इन सारे सवालों को, इस सवालों को पूछा गया था। जैसे मान लेते हैं कि ए बराबर मेरे सामने में एक यूनिट मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार की मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए पर पावर अगर सम संख्या होता है, ए पर पावर अगर सम संख्या के रूप में रहेगा, तो इसका मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा? यूनिट मैट्रिक्स होगा। यानी कि कह सकते हैं कि ए पर पावर अगर सम संख्या के रूप में रहता है, तब ये कौन सा हो जाएगा? 1 0 और 0 1 हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बातें हम करें कि, लेकिन दूसरी बातें, पहली बातें तो ये हो गई। अब दूसरी बातें यहाँ पर अगर ए पे पावर अगर विषम संख्या के रूप में रहेगा, ए पे पावर विषम संख्या के रूप में रहेगा, तो वो ए ही कहलाएगा। मतलब कहने का अर्थ होगा कि जो है वही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 1 1 एंड 0। ठीक है,
तो इन सारी चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो आपको यहाँ पर समझना है कि a पर पावर कितना है 2487, यानी कि ये कौन संख्या है, a विषम संख्या है। और आपको मैंने तुरंत पढ़ाया कि a पे पावर अगर विषम हो तब वही का रही रह जाता है, यानी कि a का a ही वैल्यू हो जाता है, यानी कि इसका वैल्यू ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसी पर a पर पावर अगर सम संख्या के रूप में रहता तब इसका ऑप्शन नंबर सी होता। ठीक है, आइए 7 नंबर के सवाल में चलते हैं। हमको निकालना है a का होल क्यूब। जो बच्चे इनको बेसिक तरीका से करेंगे, आज तो मैं बेसिक तरीका से समझा रहा हूं, लेकिन आज के बाद आप लोग ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इन चीजों को ध्यान में रखना है, इसके कोडवर्ड को ध्यान में रखना है। चलिए आप लोग पहले इसको बनाइए, 30 सेकंड का समय मिलता है, हम देखते हैं कि किस किस का सही हो रहा है। चलिए, कह रहा है कि ए क्यू का मान निकालना है, तो सबसे पहले तो ए स्क्वायर का मान निकालो। तो ए स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -1 -1 एंड यहाँ क्या हो जाएगा 1, फिर मल्टीप्लाई कीजिए आप यहाँ पर 1 -1 -1 एंड 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला रो को पहला कॉलम से गुना कीजिए, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और -1 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना कीजिए, 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1, फिर -1 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि -1 को -1 से गुना करेंगे -1 निकल के आ जाएगा। फिर दूसरा रो को पहला को -1 को 1 से गुना करेंगे -1, प्लस 1 को -1 से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, तो -1 हो गया। फिर दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। सीधा तरीका से हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो 2 -2, यहाँ भी -2 और यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, मतलब 2 बार गुना किए तो यहाँ पर 2 -2 और 2 आ गया। मतलब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ए क्यू निकालना है, ए क्यू निकालना है। ठीक है, तो अगर ए क्यू निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए। अगर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए करेंगे तो ए क्यू का जो वैल्यू है ए स्क्वायर में हमको ये वैल्यू ए स्क्वायर का नहीं मिला, यहाँ से हम अगर 2 कॉमन ले लें, 2 को क्या कर लें कॉमन ले लें, तो फिर क्या निकल के आएगा, तो हमको यहाँ पर निकल के आएगा 1 -1 एंड 1। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ए का वैल्यू क्या है 1 -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको इतना नहीं समझते हैं तो आप इतना भी समझ लीजिए, छोटा सा हम कहानी और कर देते हैं और आसान कर देते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसान हो। ठीक है, इतना हमें उम्मीद है कि आप लोग को हो सकता है कि नहीं समझ में आ रहा होगा। फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको रहने देते हैं, आ जाइए। तब इसके बाद हम इसका स्मार्ट अप्रोच बताएंगे कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ए क्यू का वैल्यू डायरेक्ट ए स्क्वायर का मान यहाँ पर रख देते हैं, इसको कोई कॉमन नहीं ले रहे हैं, 2 -2 एंड यहाँ 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ए में क्या है 1 -1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, पहला रो को पहला कॉलम 1 को 2 से गुना करोगे 2 हो जाएगा, प्लस -2 को -1 से गुना करोगे, -2 को 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला रो को पहला कॉलम से 2 को 2 से गुना कीजिए 2 हो गया, प्लस -2 को -1 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर +2 निकल करके आ जाता है। तो 2 को -1 से गुना करो तो -2 और -2 को 1 से गुना करो तो यहाँ क्या हो जाएगा -2। आप देख रहे हैं 2 4 का श्रृंखला चल रहा है। यहाँ भी क्या होगा, दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना कीजिए -2 और यहाँ -2 तो -2 और फिर देखिए दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना, दूसरा कॉलम से गुना कीजिए तो -2 को -1 से गुना करेंगे 2 और प्लस 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए क्यू का जब वैल्यू हम निकालेंगे तो ए क्यू का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, ए क्यू का वैल्यू यहाँ पर होगा 4 -4, यहाँ पर -4 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ जगह 1 -1 और 1, इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ ए, यानी कि इसका वैल्यू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा।
ठीक है, चलिए याद रख लीजिएगा सवालों को, एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल को बनाइए, हमें उम्मीद है कि सवाल सबको बनना है और सबको बन भी जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका से इन सवालों को हम समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 होगा, 8 होगा, ठीक है। इसका सीरियल नंबर गड़बड़ है तो 8 नंबर हो जाएगा। चलिए, हम जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनांट का वैल्यू कब कब परिवर्तित नहीं होता है। हालांकि बहुत सारे चीज पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर समझना है कि अगर हम C1 और C2 को जोड़ देते हैं, C1 हो गया ये हो गया C1 और ये क्या है C2। C2 में से C1 घटा लेते हैं, या आप इसको इस तरह समझिए कि इसका वैल्यू अगर हम पता करेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा। चलिए थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना है। सवाल में थोड़ा सा क्या है कि इसमें एरर आ गया है, तो सवाल को थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, यहाँ पर 2 नहीं देकर के हमको क्या देना है, 3 देना है। 2 क्या बना लेना है, 3 बना लेना है। अब बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। मैंने कहा था कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, इन दोनों को जोड़ो, C2 को C1 से जोड़ो, तो 5 3 8, यहाँ पर 8 है, 4 3 7, यहाँ पर 7 है, और 5 1 6, यहाँ भी क्या है 6 है। जब किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई 2 रो कोई 2 कॉलम अगर बराबर हो जाए तो उसका वैल्यू आंसर में क्या आता है, आंसर में 0 आता है। आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पर बहुत ही प्यारा सवाल है, इन सवालों को आप बहुत तरीका से कर सकते हैं, लेकिन मेरा खुद का जो मेथड है बहुत बेहतर है। आप इन चीज से करने की कोशिश करें और आप इसका आंसर दें। 30 सेकंड का टाइम आप लोग के पास मिलता है। जब सवाल को हम सॉल्व करने लगते हैं तो आप लोग पेन और पेपर लेकर के वीडियो को देखना है, न कि इस सवाल को लिखते रहना है। चलिए देखते हैं हम लोग सवाल को बनाते हैं। हालांकि हम इस सवाल को बहुत शॉर्ट में बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को मैं समझा दे सकता हूँ कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो है वो 3 है, 0 है, ये 5 है, ये 0 है, और ये 0 है और क्या है 7। अब करा इसका एरिया निकालिए। तो एरिया निकालने के लिए आप लोग को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, हाफ लिखना है। पहला वाला ट्रिप लिखिए, यहाँ पर 3, यहाँ 0, दूसरा लिखिए 0 7, यहाँ 0, यहाँ 7, यहाँ 5 0, यहाँ 5, यहाँ 0, यानी कि x1 y1, x2 y2, x3 y3। और लास्ट में क्या करना है, जब खत्म हो जाए तो शुरू वाला टर्म को रिपीट कर देना है, यहाँ 3 और 0। बस आप मान निकाल दीजिए इसका 1/2। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 21, जोड़ते चलिए, 0 में 0 जोड़ो 0, प्लस 5 में 0 जोड़ो तो 0 हो गया, माइनस, फिर उल्टा चलो, 0 को 0 से गुना करो 0, प्लस 7 को 5 से गुना करो 35, प्लस 0 को 3 से गुना करो 0। आप देखेंगे कि 1/2 इंटू 21 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 35, और 21 में से 35 जब जाता है तो क्या बचेगा, तो 1/2 गुना माइनस यहाँ आ जाएगा 14, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये माइनस 7 दूनी दूसरे 7 में चल जाएगा तो -7, और माइनस कभी भी एरिया होता नहीं है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 7 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्या हम सवाल को सॉल्व करने के लिए इतना मेहनत करेंगे क्या? तो आंसर है कभी मत करना, बस इतना छोटी सी बातों को समझ लेना, ये छोटी सी बातें में ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपके पास 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है ए, इसमें लिखा हुआ है 3 और 0, एक पॉइंट लिखा हुआ है बी, यहाँ पर है 5 और 0, एक पॉइंट लिखा हुआ सी 0 और 7। आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर है, ए पॉइंट भी एक्स अक्ष पर है क्योंकि एक्स का नियमक है, वाई का 0 है, बी पॉइंट पर है,
एक्स का नियमक बी पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर है। क्यों? क्योंकि बी का मान भी 5 पर क्या है, 5 है, एक्स पर 5 है, वाई पर 0 है। और सी किस पर है, वाई कोऑर्डिनेट पर है, और जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। कहने का अर्थ हो गया कि अगर हम आज त्रिभुज बनाएंगे, इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज की बात करें तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट दरअसल में क्या है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर 3 है और 5 है। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका डिस्टेंस 5 में से 3 घटाओ, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, या आप कोई भी चीज़ मान सकते हैं। और इसकी ऊंचाई की जब बात करेंगे तो ये वाई एक्सिस पर है, इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और आप जानते हैं किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार कितना है इसका, 2, ऊंचाई कितना है इसका, 7, और 2 से 2 कट गया, बचा कौन चीज, 7 स्क्वायर यूनिट। आप इसका आंसर इस तरह भी दे सकते थे। अगर आप लोग को ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप प्रोसेस से जा सकते हैं, बहुत आसान तरीका से सवाल बन सकता है। ठीक है, अब आइए हम लोग जब इन सवालों को देखेंगे तो इन सवालों को, ये सबसे लास्ट सवाल है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और इस तरह के सवाल हमने बहुत सारे किए हैं और आप लोग इसका आंसर देंगे। और जिन लोगों को लगता है कि ये क्लास समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तो सबसे पहले मेरे ऑफलाइन क्लास में आकर के पढ़िए, क्योंकि ये क्लास तभी आपके लिए आयोजित की जाती है जब आप ऑफलाइन क्लास में जिस चीज़ को आज के थ्योरी को पढ़ते हैं या आज के पिछले थ्योरी को पढ़े हैं, तब जाकर के आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप अच्छे से अच्छे स्कोर को कर पाएंगे। बहुत आराम तरीका से इसको किया जा सकता है। चलिए, तो आप इन चीज को देखें। चलिए सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि तीनों का सरडेक है, और सरडेक कब होता है, कोई भी बिंदु सरडेक कब होता है, जब तीनों का तीनों बिंदु क्या हो, एक ही लाइन पर उपस्थित हो। उम्मीद है कि आपको ये सारा सवाल बन गया होगा, जल्दी बनाइए। आ जाइए। आप जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों बिंदु का संरेख होगा तो उसका एरिया क्या होगा, 0, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो हाफ, और जो मेरा तरीका उस तरीका को अपनाइए। 1 4 है, ऊपर में 1 लिखिए, नीचे में 4 लिखिए। सेकंड क्या है, 2 3, ऊपर में 2 लिखिए, नीचे में 3 लिखिए। थर्ड क्या है, के और 5, के लिखिए और क्या लिखिए, 5। इस सवाल को फिर रिपीट कीजिए, इस पाला वाला टर्म को फिर रिपीट कीजिए। 1 और 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। आप जानते हैं कि 2 भागा में है, इधर आएगा तो गुना में आएगा, और 0 से गुना होने पर पूरा का पूरा 1/2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और यहाँ पर कैसे गुना करते हैं हम लोग, एरिया निकालने के लिए इसको इससे गुना कीजिए। 3 को 1 से गुना कीजिए 3, प्लस 2 को 5 से गुना कीजिए 10, प्लस 4 को कैसे गुना कीजिए 4 के, माइनस उल्टा गुना कीजिए 4 दूनी 8, प्लस 3 को कैसे गुना कीजिए 3 के, प्लस 5 को 1 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा 5, बराबर क्या हो जाएगा 0। या देखिए 10 3 13, यहाँ हो जाएगा 13 प्लस 4 के माइनस, और यहाँ पर देख पाएंगे 8 5 क्या होता है 13 होता है, और ये प्लस के साथ 13 है तो यहाँ माइनस जब इसके अंदर जाएगा तो -13 और -3 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर आप 13 से देखेंगे तो 13 से 13 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 4 को के में से 3 को के गया, यहाँ बचेगा के, और के का मान ऑलरेडी क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो आप लोग को सवाल बनाने में इतना समय लगा, लेकिन अगर हमको ये सवाल दे दिया जाए और बताए कि बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है, तो हम एक लाइन में ही कहते कि देख भाई इसका आंसर शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं, इसका आंसर शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे 1 4 1, आप जानते हैं 1 यहाँ कहाँ से आता है, सूत्र से, 2 3 यहाँ 1, और यहाँ पर क्या है के 5 और 1, के 5 और 1। आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, सर वो क्या मालूम होना चाहिए, कि अगर किसी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कहना जोड़ो
4 में 1 जोड़े तो क्या हो गया 5, 3 में 2 जोड़े कितने हो गया 5। अब बताओ 5 में क्या जोड़े कि 5 रहेगा, तो सर के का मान 0 जोड़ दीजिए ना, तो के का मान क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि हम सीधा जोड़ते यहाँ पर 4 1 5, ठीक है, 2 3 5, ठीक है। अब 5 में 0 जोड़ेंगे तभी जाकर 5 होगा, ऑप्शन बी मार देते, इतना आप लोग की तरह सोचते नहीं, ठीक है। थैंक यू। तो आप लोग एकदम जुड़ना ना भूलें, शाम के 8 बजे हम आप लोग के लिए विशेष रूप से एक वीडियो लेकर के आते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अपने दिल से कहता हूं कि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, और आप लोग भी इन सारी वीडियो को जरूर देखा करें, और उम्मीद है आप लोग को बेहतर तरीका से लाभ होगा। चाहे आप इसका किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या किसी भी गाइड से इसको मिलाएंगे, आप बेहतर पाएंगे अपने आप को, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से अब नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को जितना तक हो सके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और इसका लाभ उठाएं।